ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से जो है विपक्ष मांग कर रही थी कि आखिर आरोप तय हो जाने के बाद अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली दर्पण टीवी के एडिटर इन चीफ राजेंद्र स्वामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, ये नैतिकता का तकाजा है या फिर क्या एक मिसाल पेश करने जा रही है केजरीवाल सरकार? देखिए, मिसाल की कुछ बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास एक ही पूंजी थी, वो थी कट्टर ईमानदार की। तो उस ईमानदार छवि के बाद उस छवि को बचाने के लिए ये ज़रूरी भी था कि जब उसके दो मंत्री जेल में बंद हैं और जो वो भी कदावर मंत्री, यानी अगर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, हम इनको केजरीवाल के बाद नंबर 2 के कदावर मंत्री मानते हैं। और दिल्ली के जो तमाम जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो सारे के सारे मंत्रालय इन दोनों ही मंत्रियों के पास थे। तो ऐसे में अब 9 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब इस पर संशय आ गया कि जो सत्येंद्र जैन के जितने भी मंत्रालय थे वो सब के सब उसका काम भी मनीष सिसोदिया ही देख रहे थे। अब जब मनीष सिसोदिया भी अंदर है और कब तक रहेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में एक तो ये कि कामकाज बड़ा सफ़र हो रहा था, क्योंकि मंत्रालय से संबंधित अब कुछ ही समय बाद में, मानिए कि अभी 2024 में लोकसभा चुनाव में है, चुनाव भी सामने आने वाले। तो ऐसे में जो दिल्ली के जो विकास कार्य हैं, इन दोनों मंत्रालयों से जुड़े जो मामले हैं, वो मामले कहीं लंबित ना हो जाएं, वो उनमें कोई देरी ना हो जाए। कई तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो इसलिए भी बड़ा ज़रूरी था कि ये जब इन पे आरोप लगे हैं और वो जेल के अंदर हैं, तो ऐसे में इनके विभागों का कोई देखने वाला काम हो, कोई दूसरा उसको देखे। तो इसलिए भी ये इस्तीफा देना बहुत ज़रूरी था। और जो सबसे पहला जो ज़रूरी इस्तीफा इसलिए भी था कि आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहलाती है और एक जन आंदोलन से निकली पार्टी है। हर पार्टी का एक बड़ा इतिहास होता है। जैसे अब कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस के पास इंदिरा नेहरू के ज़माने का इतिहास है, उसकी उपलब्धियां हैं। बीजेपी का अपना इतिहास है। तो हर, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, बड़ी हो, छोटी हो, हर पार्टी का अपना इतिहास होता है। आम आदमी पार्टी के पास ऐसा कुछ इतिहास नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक इतिहास है कि वो जन आंदोलन से निकली है और जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ उसको सत्ता सौंपी थी। पंजाब में भी सत्ता सौंपी है और उसके बाद दिल्ली में भी सत्ता सौंपी है, ये मानते हुए कि ये ईमानदार पार्टी है, ईमानदार लोग हैं इसमें चुन कर ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं। तो अगर 2 मंत्री उसके जेल में चले जाते हैं और वो फिर भी इस्तीफा नहीं देते हैं तकाजा नैतिकता के बल पर, तो एक मैसेज अच्छा नहीं जाता। इसलिए इस्तीफा ये बड़ा ज़रूरी था कि ये दोनों के दोनों मंत्री इस्तीफा दे। तो नैतिकता प्लस दिल्ली सरकार के काम सुचारू रूप से चलें, इसलिए भी इन दोनों का इस्तीफा बहुत ज़रूरी था। अगर मंत्रालय की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे कई हैवीवेट मंत्रालय जो थे, साथ साथ डिप्टी सीएम का जो पद भी था मनीष सिसोदिया के पास था। ऐसे में दिल्ली सरकार कुछ अब बड़ा फेरबदल करने जाएगी मंत्रिमंडल में, या आगे मंत्रिमंडल का विस्तार भी देखा जाना? देखिए, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि बेशक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा है और मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट थे, जो विभाग थे, इन्हीं दोनों मंत्रियों के पास था। तो आम आदमी पार्टी में भी कुछ और सीनियर लीडर हैं जो जिनको ये काम सौंपा जा सकता है। इस पर मंथन चलेगा कि इन दोनों के जो डिपार्टमेंट हैं वो किसको सौंपे जाएं। तो ये अभी देखना बाकी होगा कि इससे पहले भी जो राजेंद्र पाल गौतम थे, उन जो मंत्री थे, उनका भी इस्तीफा हुआ। हालांकि उनका इस्तीफा अलग मामले में हुआ था कि वो हिंदू देवी देवताओं के अपमान से जोड़ करके उसको देखा गया। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आम आदमी पार्टी को आने वाली है। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उतना अनुभव आज लगातार दूसरा ये कार्यकाल है, दूसरे कार्यकाल के अंदर इन दोनों मंत्रियों को एक तरह से फ्री हैंड था। तो उस फ्रिक्वेंटली काम करने वाला या उतनी गहराई तक काम को जानने वाला जो कौन सा शख्स हो सकता है, कौन इसको संभाल सकता है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और इसमें अब बड़ा मंथन तो इसी बात पर चलेगा कि इन दोनों मंत्रालयों के खाली होने के बाद इसका जो भार है वो कौन से आम आदमी पार्टी के किस नेता पर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये एक बड़ी चुनौती है आम आदमी पार्टी के सामने। जिस तरीके से सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया, 8 घंटे की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। वहीं अगर विपक्ष दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस और भाजपा अब एक साथ निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी पर। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल का दोनों ही मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर कर लेना, क्या लगता है कि ये बयान
के बाद जो है जो बयानबाज हैं दोनों तरफ से, ये बयान के तीर अभी और झेलने पड़ेंगे आम आदमी पार्टी को। देखिए, अगर इस तरह की कोई बात होती है तो सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में है और लगातार जब सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था तो उन पर भी कई तरह के आरोप थे। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था और एक आरोप ये भी था कि उन्होंने जो सीसीटीवी कैमरे लगाए थे उसमें गड़बड़ियाँ बता करके उस 16 करोड़ की पेनल्टी उसमें लगाई गई थी और उस पेनल्टी को हटाने के नाम पर 7 करोड़ की रिश्वत की मांग थी। तो ऐसे बहुत सारे करप्शन के मामले सत्येंद्र जैन पर चल रहे थे और उन सब पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमलावर थी और लगातार इस्तीफा दे रहे थे और कट्टर ईमानदार सरकार को आईना दिखा रहे थे। लेकिन अगर ऐसा होता तो जो सत्येंद्र जैन का जो मामला था इस्तीफा पहले भी दे चुके होते। लेकिन अब क्योंकि बात दो मंत्रालयों के जो प्रमुख मंत्री हैं उनके इस्तीफे की है, उन पर लगे आरोपों की है। अगर आरोप नहीं देते हैं तो अब आम आदमी पार्टी नेचुरली अभी उसके बयान आने शुरू हो जाएंगे। तमाम बड़े नेताएं ट्वीट्स करने लग जाएंगे कि हमें न्याय प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि सब दोनों के दोनों मंत्री क्लीन चिट होकर के बाहर निकलेंगे। लेकिन क्योंकि आरोप लग चुका है और ऐसे में नैतिकता का तकाजा भी यही है कि इस्तीफा दिया जाए और शायद यही वजह था कि इसी दावे के साथ जो इस्तीफ़ा उन्होंने दिया है। और अब जो विपक्ष की एक बहुत बड़ी मांग थी कि भाई इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा दो, इस्तीफ़ा दिया। हालांकि इस्तीफ़ा तो अरविंद केजरीवाल का भी मांग रहे हैं, लेकिन उन आरोपों को देखते हुए और जो तकनीकी दिक्कतें आनी हैं सरकार चलाने में जब दोनों मंत्री जेल में हो तो वो दिक्कतें ना हो और वो जो काम है वो किसी और को सौंपा जाए, एक सेकेंड लाइन और तय हो जाए कि जो दूसरी कतार के जो नेता हैं उन नेताओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का मौका मिले। तो ये एक सोची समझी रणनीति भी है, नैतिकता का तकाजा भी है कि हम कट्टर ईमानदार सरकार हैं और हमारे ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं और जब दो मंत्रियों पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो हम कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग को उसको फॉलो करेंगे, कानून का सम्मान करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में हम सहयोग करेंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। 9 महीने तक अगर सत्येंद्र जैन कोर्ट उसमें जेल में रहते हैं तो ये मानिए कि प्राइमा फेसी ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो जिनकी वजह से कोर्ट भी उनको देख रही है और जमानत को नहीं मिल पा रही है। और अब सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया, बहुत सारे सवाल हैं जो जिनका जवाब मनीष सिसोदिया नहीं दे रहे हैं। जैसे जो इतने दर्जनों की संख्या में यानी 100 के आसपास मोबाइल फ़ोन उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने बदले हैं और ये आरोप है कि जो व्हाट्सएप चैट से उनके रिकॉर्ड हैं, एक अधिकारी ने ही बताया कि वो जो शराब कारोबारी थे, जो एक बहुत बड़ी लॉबी है साउथ इंडिया की, उनके साथ उनके सांठगांठ थी और उस शराब लॉबी के कहने पर उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही उस सारी की सारी पॉलिसी को ड्राफ्ट किया, या यूँ कहें कि वो सारी की सारी पॉलिसी उनके हिसाब से बनाई गई। तो इस तरह के आरोप हैं और उनके बाकायदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हैं। मसलन जैसे जांच एजेंसियां ये कह रही हैं, सीबीआई कह रही है कि मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो वो सहयोग नहीं करने का क्या मतलब है? उनसे पूछा जा रहा है कि आपने जो ड्राफ्ट की पॉलिसी, उस ड्राफ्ट पॉलिसी को आपने क्यों उन शराब कारोबारियों के पास भेजा और भेजने के बाद आपने उसमें बदलाव क्यों किए? कोई भी चीज़ पॉलिसी लागू होने से पहले उसका बाहर उसका लीक हो जाना या उन लोगों तक पहुंच जाना जो अपने हिसाब से उस पॉलिसी को बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से मनीष सिसोदिया की जो राह है वो आसान होने वाली नहीं है। अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर उनको भेजा गया है। आज हालांकि हाई कोर्ट में वो आम आदमी पार्टी गई है, राहत मिली, अब उसका अपडेट आना भी बाकी है कि वहाँ क्या हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट से अभी फ़िलहाल उनको कोई राहत मिलने वाली है। इसके बाद भी लगातार उम्मीद तो ये की जा रही है, जो कानून के जानकार हैं वो कहते हैं कि इसके बाद भी लगातार न्यायिक हिरासत की मांग की जाएगी, क्योंकि जो जांच एजेंसी है ईडी भी अपनी जांच करने वाली है और वो तमाम कहेगी बहुत सारी चीज़ें हैं वो उनका जवाब होने चाहिए और इन्वेस्टिगेशन है वो अभी चल रही है। तो फिलहाल उनको न्यायिक हिरासत में रखा जाए। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक लंबे समय के लिए जो मनीष सिसोदिया हैं वो जेल गए सत्येंद्र जैन की तरह। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी था कि उनकी जगह और जो नेता हैं उनको ये काम दिया जाए और दिल्ली सरकार का जो काम है वो स्मूथ चला जाए और नैतिकता का एक जो तकाजा है वो ये कह सकेंगे कि भाई हमारे ऊपर आरोप लगे हैं और इतने ज़्यादा आरोप लगे हैं तो हमने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब जो कुछ फैसला आएगा कोर्ट का वो सबके सामने है और ये दावा किया जाएगा कि जो भी होगा पाक साफ होकर के बाहर निकलेंगे। अब हालांकि पूरे दिन से हम कल से हम इतने दिनों से हम देख रहे हैं बार बार एक ही बात, जो इमोशनल कार्ड खेलते आ रहे हैं मनीष सिसोदिया। जैसे उन्होंने सीबीआई
कार्यालय जाने से पहले बहुत इमोशनल तरीके से कहा कि अपने परिवार के में बताया कि एक बच्चा है, एक बेटी है और आप सबको ख्याल रखना है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया और बच्चों से कहा स्कूल के कि आप पढ़ना, माता पिता का कहना मानना, और मुझे पता लगेगा कि आपने पढ़ाई नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। उसके बाद पूरी की पूरी जो आम आदमी पार्टी सरकार है, मुखिया हैं, दो मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर जाते हैं, वहाँ उनके परिवार को दिलासा देते हैं और वो ये कहते हैं कि आप चिंता मत करो, देश के लाखों करोड़ों लोग साथ हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने भी ऐसा ही ट्वीट उनको किया। तो एक बहुत बड़ा इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला, उस सारे केस को भुनाने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी जो लीगल सवाल हैं उन सवालों का जवाब देते हुए कहीं कोई नेता नज़र आए नहीं है। इन सब पर वो बात करते हुए नजर नहीं। और पूरे देश में जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी का कहीं भी कुछ भी कैडर है, वहाँ उनको कहा गया कि वो सड़कों पर उतरें और प्रदर्शन करें। लेकिन जो सवाल जो उठे जा रहे हैं, तकनीकी रूप से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन तकनीकी रूप से सवालों का जवाब वो तकनीकी रूप से नहीं दे रहे हैं, केवल हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। तो और हालांकि कहा यह भी जाएगा कि इस तरह के सवालों पर जो ना भेदभाव क्यों कर रही है ईडी सीबीआई क्यों नहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करती, उनके खिलाफ क्यों नहीं जांच करती, क्यों नहीं वो हाउस की जो विपक्ष की मांग है कि इस पर जेपीसी का गठन हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री का गठन हो, वो उसकी जाँच करे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब इसको एक बड़ा मुद्दा ये बनाएगी कि उनके ऊपर पूरे देश की अर्थव्यवस्था जिससे हो रही है, इतना बड़ा घपला वो बता रहे हैं अडानी का, बाहर से फंडिंग आया वो किस सोर्स से आई है, क्या वो देश विरोधी ताकतें तो नहीं है, तत्व तो नहीं है। तो अब बनाम अडानी सीधे सीधे मोदी से जुड़े हैं, तो अब ये आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई और तेज़ होगी, दोनों के दोनों पार्टी आमने सामने होगी और ये सब चीज़ें चलती रहेगी। इस बीच ये ज़रूरी है कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं तमाम, उन पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, अब ज़रूरत इस बात की है कि कोई जो उसकी एक सेकंड लाइन है वो डेवलप हो, वो इस तरह के नेताओं को जो काबिल हैं, योग्य हैं, उनको सामने लाया जा रहा है, उनको जिम्मेदारी से। हालांकि अब तक तो ये होता रहा कि जो भी फैसले होते थे आम आदमी पार्टी में भी, जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद फैसले लेते हैं, अमित शाह प्रधानमंत्री सर्वश्रेय, किसी भारत सरकार के किसी मंत्री की ताकत नहीं है कि वो खुद आकर के आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्रियों की देखी हैं या कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जो प्रेस से सीधे बातचीत की हो मंत्रियों की, केंद्रीय मंत्रियों की। तो सारे फैसले जिस तरह से बीजेपी में चंद नेता लेते नज़र आते रहे हैं, ऐसे ही फैसले आम आदमी पार्टी के ये जो दोनों तीनों नेता हैं यही लेते आ रहे हैं। लेकिन दोनों में बुनियादी फ़र्क ये है कि बीजेपी के पास एक लंबी फेहरिस्त है नेताओं की, बड़े योग्य काबिल नेताओं की, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास अभी इसका अभाव है, अनुभवी नेताओं का अभाव है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इन दोनों की जगह वो आखिर किसको ये जिम्मेदारी सौंपे। और सारे के सारे महत्वपूर्ण विभाग हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो एक ये समझिए कि आम आदमी पार्टी इन्हीं पर खड़ी है कि वो कहती है बिजली पानी फ्री कर दिया, हॉस्पिटलों में इलाज फ्री है, क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया स्वास्थ्य में और शिक्षा के क्षेत्र में। तो अब वो क्रांतिकारी परिवर्तन बने रहें, उस मॉडल को समझने वाला जो इनका ये कहना है, ऐसा वो कौन होगा आम आदमी पार्टी पर, अब इस पर मंथन शुरू हो गया है। निगाहें अब अरविंद केजरीवाल पर भी होंगी कि क्या कुछ कहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर। देखिए, अरविंद केजरीवाल अभी हो सकता है कुछ देर बाद ट्वीट आई जाए कि दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, दिल्ली की जनता सब समझती है, बीजेपी के हथकंडे समझती है, इस तरह के कोई ना कोई आएंगे। बीजेपी पर हमला करने का जो उनका एक तरीका है, जो उनका पुराना अंदाज है लगातार हमला करने का, वो बिल्कुल उनके हर बयान में एक जो आम आदमी पार्टी है तो आम भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं, सीधे सीधे आम भाषा में बोलते हैं और एक बहुत ही इमोशनल कार्ड खेलते हैं, बिल्कुल आम लहजे में वो बात करते हैं ताकि वो आम आदमी के दिलो दिमाग में बात उतर जाए। तो दोनों मुझे लगता है कि अगर आज कोई बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है तो अरविंद केजरीवाल है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से इस सबको, जो आम आदमी पार्टी में क्या उथल पुथल मस्ती है, इस कुर्सी पर पाने के लिए भी अब एक रेस अलग से चलेगी। और बहुत सारे जो सीनियर लीडर हैं, क्योंकि 70 विधानसभा है और नियम ये होता है कि 10% तक ही जो है वो मंत्री हो सकते हैं, तो कुल केवल 7 मंत्री हो सकते हैं दिल्ली कैबिनेट के अंदर। अब इन 7 मंत्रियों में से ये 2 ऐसे मंत्री हैं जिनके पास सारे महत्वपूर्ण विभाग थे और अब इतने महत्वपूर्ण विभाग
को संभालने के लिए कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, समझदार आदमी और इस तरह का चाहिए जिससे अरविंद केजरीवाल का तालमेल भी बैठता हो। मार्च के दूसरे सप्ताह में बजट भी पेश होना है दिल्ली का, जो पिछली बार समन भेजा था सीबीआई ने, तो इसी का मौला दिखा करके उन्होंने वक्त मांग लिया था मनीष सिसोदिया ने कि वित्त मंत्री भी हूं, मुझे भी वक्त चाहिए। तो बजट भी पेश करने की चुनौती दिल्ली सरकार के सामने है। नहीं, बिल्कुल बजट पेश करने की भी चुनौती है और इसी पर मंथन चलेगा। अभी खुद अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से उसको देखेंगे और देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती तो है ही। जो तमाम तरह के जो काम है प्रशासनिक, उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम ये बजट का भी है और इस बजट में अब क्या कुछ कर पाते हैं। डिस्टर्ब तो हो ही गई है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और पूरी की पूरी दिल्ली सरकार। तो साफ तौर पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली दर्पण टीवी के एडिटर इन चीफ राजेंद्र स्वामी थे, जिनका साफ तौर से यही कहना है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक राजनीतिक स्टंट भी इसको मान सकते हैं या फिर एक आईना भी इन्होंने दिखाने का काम किया है विपक्ष को कि अगर हमारे ऊपर आरोप लगते हैं तो हम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना जानते भी हैं। बहरहाल अब सबकी निगाहें जो है दिल्ली सरकार पर होगी। आने वाले समय में क्या मंत्रिमंडल विस्तार होगा, किन नए चेहरों को जगह मिलेगी, आगे क्या कुछ होगा, लगातार हम इस पर बने हुए हैं। आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।